Hello everyone, welcome to our channel Biochemistry Guide. In this video, we will talk about the chapter Body Fluids and Circulation. This is chapter 15 and in this video, we will talk about blood, lymph, tissues, tissue fluids, lymph, circulatory pathways, double circulation, regulation of cardiac activity, and we will also see the disorders of circulatory system. So let's start this topic. In this video, we will learn that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substance, and also the waste or harmful substance produced have to be removed continuously from the healthy functioning of tissue. तो क्या इसमें ये क्या कह रहा है, इस वीडियो में इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं उनको हमेशा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कुछ ऐसे एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सब से हमारी सेल्स लिविंग अगर कंडीशन में है तो उन्हें ये सब की ज़रूरत पड़ती है। ऑल्सो द वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे बॉडी में उसको कंटिन्यूसली रिमूव करते रहना चाहिए कि हमारी जो टिश्यूज़ है, सेल्स है, वो हेल्दी फंक्शनिंग करती रहे। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। इसलिए हमारे बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शन होने चाहिए, मतलब कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे इसको अंदर लाना या अपने सेल में लाना या सेल से बाहर करने में हमें आसानी पड़े। ओके, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट्स। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स का मतलब क्या हो गया, जो सिंपल एनिमल्स होते हैं उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनिमल, इस तरह से उनकी बॉडी में डिफरेंट तरह के ये मूवमेंट करने के लिए जो हमारी जो इम्पोर्टेंट चाहो तो न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन हो गया, एसेंशियल सब्सटेंस हो गया, इन सबको मूव कराने के लिए अगर हमारी पूरी बॉडी है, सबसे पहले इस तरह समझ लो कि अगर हमारी बॉडी है और हम कुछ खा रहे हैं, ठीक है, हम उसे खा रहे हैं और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, हम क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं लाइक न्यूट्रिएंट्स हो गया, एसेंशियल जो सब्सटेंस होते हैं, उसे खाने से हमें एनर्जी आए। तो उस एनर्जी को पाने के लिए ऐसा तो नहीं है खाएंगे और सारी जगह अपने आप डिस्ट्रीब्यूट, उसको वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हर पार्ट के बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अच्छा सा फंक्शन करता हुआ मैकेनिज्म होना चाहिए ना। तो उस मैकेनिज्म को दूसरे, जैसे कि एक स्टार्टिंग से होता है, छोटे एनिमल्स जो हैं उनमें कुछ अलग तरीके का ये मैकेनिज्म चलेगा, दूसरे उससे बड़े होंगे तो उसमें अलग तरीका मैकेनिज्म चलेगा ना। तो इस तरह से दूसरे जो भी सिंपल ऑर्गेनिम्स होते हैं उनमें दूसरे तरीके का ये सर्कुलेट करने के लिए मैकेनिज्म है और बड़े वाले में दूसरे तरीके के एनिमल्स में। ओके, सिंपल ऑर्गेनिम्स लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर from their surrounding to their body cavities to facilitate the cell to exchange these substances। तो जैसे कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि जो छोटे ऑर्गेनिम्स होते हैं उनमें कैसे सर्कुलेशन होगा, तो स्पॉन्जेस होते हैं या सिलेंट्रेट आ रहे हैं इस ग्रुप में, तो इसमें वाटर का सर्कुलेशन होता है उनकी बॉडी कैविटीज से, जो उनकी बॉडी कैविटीज होती है सिलेंट्रेट और स्पॉन्जेस में, उससे सर्कुलेशन किसका हो रहा है, बॉडी का हो रहा है, ठीक है। और फैसिलिटेट क्या कर रहा है, सेल्स टू एक्सचेंज दी सब्सटेंसेस, जो भी एसेंशियल सब्सटेंस है, रिक्वायरमेंट्स है उस सेल की, उसको एक्सचेंज करने में ये हेल्पफुल है। और आगे चले तो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस for this purpose, and another body fluids, lymph also help in the transport of certain substance। तो बॉडी में हमारी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स में हम भी आते हैं, तो हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड से लिम्फ है, ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है, ठीक है। तो अगर इसका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है, इसका मेन मोटिव क्या है, ये बताना कि जो हम खाते हैं या फिर हमारी बॉडी में जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो पाती है हमारे हाथ में, हमारे पैर में, दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे प्लाज्मा क्या होता है। तो चलो देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड
इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ब्लड ही तो है जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये सारे जो भी जरूरत की चीजें हैं उसे पहुंचाती है, इसलिए से हम कह रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो क्या क्या होता है इस ब्लड में, मैट्रिक्स होती है, प्लाज्मा होती है और कुछ एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू, इसे ऐसे याद कर लो, इट्स अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एनिमल। अब प्लाज्मा के बारे में देखते हैं, प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ फ्लूइड। ये किस कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है। स्ट्रॉ कलर यानी एकदम व्हाइटिश होता है, ठीक है। विस्कस होता है, इसकी नेचर क्या है, विस्कस होती है, ये विस्कस नेचर का होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 55% ऑफ ब्लड। प्लाज्मा में क्या होता है, 55% जो होता है वो ब्लड होता है उसमें, और 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। तो प्लाज्मा कैसे होता है, चलो यहाँ पे देखते हैं, लिख लेते हैं। प्लाज्मा में 90 to 92% क्या है, वाटर है, और जितना बचा 8% हमारा क्या है, इसमें प्रोटीन्स है। और ये प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, ये प्रोटीन्स हमारे फाइब्रिनोजन हो सकते हैं, ग्लोब्यूलिन्स हो सकते हैं और एल्ब्यूमिन हो सकते हैं, ठीक है। फाइब्रिनोजन क्या होते हैं वो हम अभी देखेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड albumins. Okay, these are the major proteins that are present in this plasma, or 90 to 92% is made up of water and only 6 to 8% is made up of proteins. Okay, now moving to next, fibrinogens are needed. So what is fibrinogen? Fibrinogen are needed for clotting and coagulation of blood. Fibrinogen का क्या काम होता है, clotting में मदद करते हैं, okay, क्लॉटिंग में ये मदद करते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड करते हैं। ग्लोबुलिन क्या करते हैं, ग्लोबुलिन्स प्राइमरी आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब हमारे जो बॉडी है उसके ऊपर कोई भी अगर इन्फेक्ट कर रहा है, क्या चीज, एंटीजेंस आ रहे हैं, यानी मान लो कोई वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, वो एंटीजेंस हमें आके परेशान कर रही है हमारी बॉडी को, तो उससे बचाने में कौन मदद करेगा, अगर वो एंटीजन हमारे ब्लड में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, प्लाज्मा में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कौन उससे मदद कर देगा, ग्लोबुलिन्स कर देगा। ओके, एंड द एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है वो हम देखते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या होगा कि जैसे किसी चीज को कहीं मतलब ट्रांसफर करने के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए ना, उसी कंडीशन को कहते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। कुछ भी यहाँ से उधर कर दोगे तो उसकी जो पीएच है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन उसके पीएच को अगर मेंटेन करने लगो तो इसको बैलेंस करना कहते हैं, ठीक है। तो ये हेल्प के एल्ब्यूमिन क्या करता है, इसी को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में हेल्प कर रहा है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स में क्या क्या आ जाएंगे, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड, ये सब क्या हो गए, ये सब प्रेजेंट है। और भी कई तरह के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सारे मेन है इसलिए यहाँ लिख दिया। ओके, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स are also present in the plasma as they are always in transit in the body. Factor for coagulation or coagulating the blood are also present in the plasma in an inactive form. Okay, तो फाइब्रिनोजन क्या होता है, कोगुलेशन या कोगुलेटिंग ब्लड का फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सेरम। अगर हम प्लाज्मा में से ये क्लॉटिंग फैक्टर यानी ये फिब्रिनोजन को रिमूव कर देंगे तो क्या ये बन जाएगा, ये बन जाएगा सेरम। उसको हम क्या कहेंगे, सेरम कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो कि सेरम
में नहीं, प्लाज्मा में से जब हम फाइब्रिनोजन को रिमूव कर देंगे यानी क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर देंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, उसको हम अब प्लाज्मा नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेरम। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, यहाँ हम लोग ने पढ़ा ना, क्या लिखा था कि ब्लड क्या होता है, स्पेशल तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है और क्या इसमें होता है, कंजिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड में मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स से ये ब्लड बना हुआ है। तो प्लाज्मा हम लोग ने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो यहाँ नोट डाउन कर लो कि एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। तो 55% ब्लड का भी लिख लो एक बार। देखो अभी हम लोग ने देखा है 55% क्या था, 55% प्लाज्मा था ब्लड में। अब हम देख रहे हैं 45% क्या प्रेजेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो इस तरह से हमें पता चल गया ब्लड किन चीजों से बना हुआ है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ओके, एरिथ्रोसाइट देखो क्या है, आर रेड ब्लड सेल। एरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम मिल गया रेड ब्लड सेल्स। हम लोग ने सुना होगा आरबीसीज के बारे में ना, तो इससे हमें एक सिंपल वर्ड मिला कि एरिथ्रोसाइट को हम क्या कह रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स कह रहे हैं। तो रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन ब्लड। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज on an average 5 millions to 5.5 millions of RBCs of bloods. Okay, RBCs are formed in the red bone marrow. और RBCs कहाँ बनते हैं, these are formed in the red bone marrow in the adults. RBCs are devoid of nuclei in most of the animal and are biconcave in shape. तो क्या है ये, न्यूक्लियस जो इसका है उसमें प्रेजेंट नहीं होते, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं और ये बाइकॉनकेव शेप का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आरबीसीज के लिए। ओके, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होते हैं और ये बाइकॉनकेव शेप का होता है। दे हैव अ रेड कलर। आरबीसीज किस कलर का होता है, यहाँ पता चल गया, रेड कलर का, और आयरन कंटेनिंग होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हैंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स। इसी तरह इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रेड ब्लड सेल्स। ओके, healthy individuals have 12 to 16 gram of hemoglobin in every 100 ml। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 12 से 16 ग्राम कितना प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होता है, 100 ml ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। These molecules play a significant role in the transport of respiratory gases. RBCs have an average lifespan of 120 days, after which they are destroyed in the spleen। तो आरबीसीज की एवरेज लाइफ कितनी होती है, 120 डेज। 120 डेज आरबीसीज की लाइफ होती है और ये डिस्ट्रॉय कहाँ हो जाते हैं, इन द स्प्लीन। ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसीज कहा जाता है स्प्लीन को। ओके, अब हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स को और किस नाम से जानते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। तो WBCs में हीमोग्लोबिन नहीं मिलता है इसलिए उसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेस इन numbers which average 6,000 to 8,000 millimeter square cube of blood. Leukocytes are generally short-lived. We have two main categories of WBC, granulocyte and agranulocyte. Okay, तो WBCs में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, WBCs में दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स। तो दो तरह के सेल्स हो गए। अब हम देखेंगे इसका
इसका मतलब क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स of the total WBC and basophils are least among them. Neutrophils and monocytes are phagocytic cells which destroy foreign organisms entering the body. Basophils क्या करता है? Histamine, serotonin, heparins इन सबको secrete कराता है and are involved in the inflammatory reactions. Eosinophils resist infection and are also associated with allergic reactions, and lymphocytes that is present in 20 to 25% amount are of two major types, B and T. Both B and T lymphocytes are responsible for immune response of the body. तो WBCs क्या करती है? हमें हमारे इम्यूनिटी को रेगुलेट करती है. इसमें कितना ये न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और WBCs दो तरह के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट. ग्रैनुलोसाइट्स में क्या होता है? इसमें जो न्यूक्लियस होती है ना वो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होती है, और ए ग्रैनुल्स जो होते हैं उनकी जो न्यूक्लियस होती है वो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में नहीं होती है, इसलिए इनको इन दोनों नाम से डिनोट कर देते हैं. ठीक है. और न्यूट्रोफिल्स, इसमें टू मेन कैटेगरी न्यूट्रोफिल्स है और इसाइनोफिल्स है, बेसोफिल्स है. ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स हो गए. और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्या हो गए? ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स. तो कौन कौन से? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स जो है वो ए ग्रैनुलोसाइट हो गए, और न्यूट्रोफिल्स, इसाइनोफिल्स एंड बेसोफिल्स ये सारे हो गए ग्रैनुलोसाइट. ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में. ओके. न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट. सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है? न्यूट्रोफिल्स होता है WBCs में, अराउंड 60 to 65%. ठीक है. और बेसोफिल्स सबसे कम, वो की कितना में? 0.5 to 1% में. न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स जो है वो होते हैं प्रेजेंट 6 to 8%. ठीक है. और फैगोसिटिक नेचर का होता है. बेसोफिल्स क्या करता है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन ये सब का सिक्रीशन करता है, और ये सब इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस रिएक्शन जो होती है उसमें मदद करते हैं. इसाइनोफिल्स 2 to 3% में प्रेजेंट होता है, और रेजिस्ट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन से बचाता है आइसोनोफिल्स. ओके. प्लेटलेट आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसिस. अब हम बात करेंगे ब्लड के साथ कौन प्रेजेंट होता है? प्लेटलेट्स. अब प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में नाम से भी जानते हैं. आर cell fragments produced from megakaryocytes, special cell in the bone marrow. तो कहाँ से ये आते हैं? आर सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट, और इसके स्पेशल सेल जो मेगाकैरियोसाइट जो है वो स्पेशल सेल होता है बोन मैरो का. ब्लड नॉर्मली कंटेन 1,50,000 तो 3,50,000 प्लेटलेट्स. ठीक है. इतना अमाउंट में प्लेटलेट्स ब्लड में प्रेजेंट होती है. प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, most of which are involved in the coagulation and coagulating of blood. A reduction in their number can lead to clotting disorder, which will lead to excess loss of blood from the body. अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में. तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? As you know, the blood of human beings differ in certain aspects through it appear to be similar. Various type of grouping of blood has been done. Two such grouping, that is ABO, RH negative, are widely used all over the world. Okay. Blood grouping, blood को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे हम ब्लड का कौन सा किस ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन सा पर्सन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये कैसे पता करते हैं, ग्रुपिंग कैसे होती है, ये पढ़ेंगे. ABO grouping is based on the presence and absence of two surface antigen. मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि एक ऐसा एंटीजन प्रेजेंट है हमारे ब्लड में जिसका होना और ना होने से हम ABO ग्रुपिंग करते हैं. ओके. ऑन द RBC नेमली A and B. Similarly, the plasma of different individuals contain two natural antibody protein produced in response to antigen. The distribution of antigen and antibody in 4 group of blood, that is कौन से ग्रुप्स होते हैं? A, B, AB and O. ठीक है. You probably don't know during blood transfusion any blood cannot be used
The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of a recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping, destruction of RBC. The donor capability is also shown in the table 15.1. तो इस ये डायग्राम में इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, ए बी एंड ओ, एंटीजन और आरबीसी। तो इस जो ब्लड ग्रुप है इस पे कौन कौन से एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ए प्रेजेंट होता है ए पे, बी प्रेजेंट होता है बी पे, ए बी में कौन होता है, ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी ए और बी जो यहाँ प्रेजेंट है वो दोनों इस पे ए बी में प्रेजेंट होते हैं। ओ पे एक भी नहीं प्रेजेंट होता है, कोई एंटीजन वहां नहीं होते, नील होता है। तो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, ये आरबीसी पे प्रेजेंट एंटीजन थे, और कौन से एंटीबॉडी इन पे इनके साथ काम करते हैं वो है एंटी बी, एंटी ए, बी के साथ एंटी ए के साथ एंटी बी, ए बी के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, और नील जो इसमें प्रेजेंट है इनके साथ दोनों एंटी ए और एंटी बी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डोनर्स ग्रुप कौन से हो सकते हैं, ए को कौन ब्लड दे सकता है, ए और ओ दोनों ही दे सकते हैं। बी को बी और ओ, ए बी को सारे दे सकते हैं, ए बी एंड ओ, इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ओके। ओ को ओ ही सिर्फ ब्लड दे सकता है और कोई नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे RH ग्रुपिंग क्या होता है। अनदर एंटीजन, द RH एंटीजन, RH ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन राइनस मंकी, हेंस इसका नाम क्यों रखा था, क्योंकि ये जो एंटीजन है सबसे पहले कहाँ पाया जाता था, राइनस मंकी में, इसलिए इसका नाम RH एंटीजन रखा गया। इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस। तो सेम ही एंटीजन जो है वो ह्यूमंस में भी पाया गया, इसलिए इसका नाम RH था। सच इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो RH पॉजिटिव एंड दोज इन ह्यूमन दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड RH नेगेटिव। तो जिसमें ये RH एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको हम किस नाम से कह देंगे, RH पॉजिटिव कह देंगे, एंड जिसमें ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उनको हम RH नेगेटिव कहते हैं। यानी होगा तो प्लस, नहीं हुआ तो माइनस, ओके। An RH negative person is exposed to RH positive blood will form specific antibody against the RH antigen, and therefore RH group should not also be matched before transfusion. तो RH अगर नेगेटिव पर्सन किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आता है जो कि RH पॉजिटिव है, ब्लड उसका RH पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, दोनों का अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया तो क्या होगा, उसमें कुछ एंटीबॉडीज ऐसे बनेंगे जो कि उसके लिए हार्मफुल होंगे। इसीलिए जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होना हो तो इसके बारे में पता कर लेना जरूरी होता है कि कौन सा RH उसमें प्रेजेंट है, कौन सा RH एंटीजन उसमें प्रेजेंट है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पहले से ये वाला भी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। Therefore, RH group should also be matched before transfusion. Okay. A special case of RH incapability, that is mismatching, has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother. Second. A special case of RH incapability, that is mismatching, has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus. तो एक स्पेशल केस है जहाँ पे ये इनकम्पेबिलिटी देखी गई थी, मिसमैचिंग देखी गई थी, जिसमें RH नेगेटिव की मदर पाई गई थी और जो उनका फीटस था, बेबी था, वो RH पॉजिटिव ब्लड का था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। तो क्या हुआ था कि जो बेबी पहले उसको कंसीव हुई थी, जो पहला बेबी था, उसका ब्लड और मदर का ब्लड दोनों में कोई भी ऐसा नहीं था कि वो ट्रांसफ्यूज एक दूसरे में मिक्स होने के कोई चांसेस नहीं थे,
ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेपरेट किससे थे, प्लेसेंटा के कारण सेपरेट थे, तो इसलिए उन दोनों के ब्लड में ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ, तो उनको कोई हार्म नहीं हुआ पहले वाले बेबी को, ठीक है। लेकिन जब सेकंड बेबी हुआ तो वो सुनो क्या हुआ, हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मटेरियल ब्लड टू द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीट। लेकिन जब डिलीवरी होगी, बेबी बाहर आएगा, तो क्या होता है कि ब्लड का थोड़ा सा ट्रांसफ्यूजन हो जाता है मदर के साथ, और उससे क्या होगा, उसमें एंटीबॉडीज बन जाएगी अगेंस्ट दैट RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव के लिए इसमें अब क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन इन हर ब्लड। ओके, इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, इसके बाद अगर कोई और बेबी आता है, द RH antibodies from the mother can leak into the blood of the fetus that is RH positive and can destroy the fetal RBC। सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, कि बेबी को हार्म हो सकता है ड्यू टू दैट जो एंटीबॉडी वहां पे बना था उसके कारण। ओके, दिस कुड बी फैटल टू द फीटस एंड कुड कॉज सेवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। तो इससे क्या होगा, बेबी को जॉन्डिस हो सकता है या फिर सीवियर एनीमिया, यानी उनकी बॉडी में कुछ कमी, आयरन की कमी या फिर ब्लड की कमी कह सकते हैं, तो हो सकती, एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, जिसके कारण बेबी के हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। दिस इज वन important topic. This can be avoided by administering anti-RH antibody to the mother immediately after delivery of the first child। जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हो, बेबी दुनिया में आए, उस समय तुरंत ही उसको क्या, मदर को क्या करना चाहिए कि अगर ये पता है कि मदर की RH निगेटिव है और बेबी का RH पॉजिटिव है, दोनों के RH में डिफरेंस है, इसलिए तो कहा जाता है कि पता करना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। तो जैसे मदर प्रेग्नेंट है, उस समय पता कर लेना चाहिए कि मदर RH पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो उस समय क्या करना चाहिए कि उससे एक RH एंटीबॉडी उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देना, वैक्सीनेट कर देना चाहिए मदर को, ठीक है, इमिडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हो उसी समय। ओके, अब हम पढ़ेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कोगुलेशन कैसे होता है। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर एंड हर्ट योरसेल्फ, योर वाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। डू यू नो वाई, क्यों होता है ऐसा, पता है कि जब हमारा हाथ कट जाता है या फिर हमें चोट लगती है, उस समय जो हमें चोट लगती है उससे खून लगातार गिरता है, लेकिन उसमें लगातार हमेशा मतलब निकलता है, लेकिन ये नहीं कि दिन भर हमेशा निकलता ही रहे, वो वहां पे कभी स्टॉप भी होता है, रुक जाता है। वो कैसे रुकता है, ऐसा कभी सोचा है क्यों होता है ऐसा। तो ब्लड एक्सिबिट कोगुलेशन और कोगुलेटिंग इन रिस्पॉन्स टू एंड इंजरी और ट्रॉमा। तो ब्लड में क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम कोगुलेशन कहते हैं, जिसके कारण कोई भी इंजरी हो या ट्रॉमा हो, कोई भी चोट लगी हो हमें, तो उसके रिस्पॉन्स में ये कोगुलेशन होता है। उसके रिस्पॉन्स जैसे कोई भी चोट लगी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उसको कैसे रोकना है, जो भी उसमें खून मतलब बह रहा है, फ्लो हो रहा है, उसको हमें कैसे रोकना है, हमारी बॉडी का ये नेक्स्ट स्टेप होता है। तो यही कोगुलेशन उसमें मदद करता है। दिस इज अ मैकेनिज्म टू prevent excess loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum form at the side of a cut or an injury over a period of time. It is a clot or coagulum formed mainly of a network of threads called fibrins in which dead and damaged form elements of blood are trapped. Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by enzyme thrombin. Thrombin in turn are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin. An enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction. This complex is formed by a series of linked enzymic reactions, that is cascade process, involving a number of factors present in the plasma in an inactive state. An injury or a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. Certain factors released by the tissue at the site of injury also can initiate coagulation. Calcium ions play a very important role in coagulation. Okay,
तो कोगुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास क्लॉट और कोगुलम, it is a clot or coagulum formed mainly of a network of thread called fibrins in which dead and damaged form elements of blood are trapped। तो सबसे पहले जब हमें चोट लगेगी या कोई वुंड है या फिर ट्रॉमा है, वहां पे क्या होगा, सबसे पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी उसके ऊपर, जो चोट है उस पे, वुंड पे, और इससे क्या होगा, जो भी हमारी मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्लड्स हैं वो वहां ट्रैप्ड हो जाएगी। ठीक है, fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin। तो इनएक्टिव जो फाइब्रिनोजन है, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन है, वो किस में चेंज हो जाएगा, पहले एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फिब्रिनोजन में चेंज हो जाएगा। कौन करेगा इसे, इसको करेगा थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एंजाइम है वो करेगा इसको एक्टिव फॉर्म में। थ्रोम्बिन, ओके। तो thrombins in turn are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin। तो ये थ्रोम्बिन कहाँ से बना है, प्रोथ्रोम्बिन से बना है, और प्रोथ्रोम्बिन भी जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो इसको कौन एक्टिव करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज, एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस अबव रिएक्शंस। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ लिंक। ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसको बनाने के लिए बहुत सारे रिएक्शंस की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। इस रिएक्शन, जो सीरीज ऑफ रिएक्शन एक दूसरे से लिंक है, उसको हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे सिलेबस में वो पूरा प्रोसेस है नहीं, ओके, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। एन इंजरी और अ ट्रॉमा स्टिमुलेट द platelets in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation। Certain factor released by the tissue at the site of injury also can initiate coagulation। और ये सब करने, क्लॉटिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन कंपाउंड है, वो कैल्शियम आयंस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम आयन इसके लिए, क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना नोट्स में, ओके। अब हम पढ़ेंगे लिम्स, द फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड्स। As blood passes through the capillary in tissues, some water along with many small water soluble substances move out into the space between the cells of tissue, leaving the large proteins and most of the formed elements in the blood vessel। This fluid released out is called the intestinal fluid or tissue fluids। It has the same mineral distribution as that in plasma। Exchange of nutrient gases etc. between the blood and the cells always occur through this fluid। An elaborate network of vessels called lymphatic system collects the fluid and drain it back to the major veins। The fluid present in the lymphatic system is called lymph, and the lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for the immune responses of the body। And lymph is also important in carrier of nutrients, hormones etc. Fats are absorbed through lymph in the lacteals present in the intestinal villi। तो lymph क्या होता है, कैसे हमें हमारे बॉडी में ये हेल्प करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, मिनरल्स, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने में कैसे मदद करता है वो हम देखेंगे। तो जैसे जैसे ब्लड हमारे बॉडी में कैपिलरीज में मूव करता है, टिश्यूज में मूव करता है, तो some waters along with many small water soluble substances move out into the space between the cells of tissues, leaving the large protein and most of the formed cells in the blood vessels। This fluid released out is called the intestinal fluid and tissue fluid। तो ये जो भी फ्लूइड्स है जिसमें हमारा क्या क्या प्रेजेंट है, ब्लड है, और जो हमारे ब्लड्स में क्या क्या प्रेजेंट थे, प्लाज्मा था और फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। इन सबको लेके कौन आगे बढ़ता है, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड्स। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। जैसे प्लाज्मा में जैसे मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, वैसे ही इस लिम्फ में भी होता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी करता है, गैसेस का एक्सचेंज का भी करता है बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। एन इलाबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। तो जैसे कि ब्लड का पूरा ही जो कनेक्टिव
ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और उसका जो नेटवर्किंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। वैसे लिम्फ की जो नेटवर्किंग होती है उसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। Collects this fluid and drain it back to the major veins. The fluid present in the lymphatic system is called lymph. उसको हम lymph कहते हैं। lymph जो है वो colorless fluid होता है। contain क्या करता है, specialized lymphocytes which are responsible for the immune responses of the body. lymph is also an important carrier of nutrients. lymph important carrier किसका है, nutrients का है, hormones का है। फैट्स एब्जॉर्ब करने में भी लिम्फ मदद करता है। जैसे ब्लड होता है सेम फंक्शन और इसके जो भी कंपोनेंट जो ये कैरी कर रहा है सेम इसका वैसा ही होता है लिम्फ का भी, ठीक है। सर्कुलेटरी पाथवे अब हम लोग देखेंगे। सर्कुलेटरी पाथवे, द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर टू मेजर टाइप्स, ओपन एंड क्लोज। तो सर्कुलेटरी में क्या कैसा पैटर्न होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज। तो ओपन क्या होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्क, in which blood pumped by the heart passes through large vessels into open spaces or body cavities called sinus. Annelids and chordates have closed circulatory system. तो open में क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्थोपोड्स में, मोलस्क में। इसमें क्या होता है कि जो भी ब्लड है वो पंप हो रहा है हार्ट से, कहाँ जा रहा है, लार्ज वेसल्स में, इनटू ओपन स्पेस और द बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनस। साइनस में इसका ट्रांसफर हो जा रहा है लार्ज वेसल से, ठीक है। और एनिलेट्स और कॉर्डेट्स में क्लोज होते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड जो भी पंप हो रहा है हार्ट से वो सीधे ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क, क्लोज नेटवर्क से होते हुए वो ब्लड वेसल्स तक जा रहा है। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेज एज अ ब्लड फ्लो ऑफ फ्लूइड्स कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड, ओके। All vertebrates possess a muscular chamber heart. Fish have two chamber heart with the atrium and vertical. जितने भी एनिमल्स वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी उनका जो भी हार्ट है वो चैम्बर्ड होता है और मसल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है। चैम्बर्ड का मतलब कि वो डिवाइड होते हैं, सेक्शन होते हैं उसमें कि ब्लड का कौन कौन से चैम्बर में होके निकलेगी या फिर उसका प्यूरिफिकेशन या फिर उसमें जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होंगे कैसे होंगे, चैम्बर्ड होने से इसमें ये मदद होती है, ठीक है। एम्फीबियन एंड द रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर हार्ट। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। 3 चैम्बर हार्ट में 2 आर्टरिया और एक सिंगल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होता है। और क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है, इसमें 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts where deoxygenated blood is returned to the heart. Single circulation, इसको क्या कहेंगे, single circulation कहेंगे। In amphibians and reptiles, the left atrium receives oxygenated blood from the gills, lungs, skins, and the right atrium get the deoxygenated blood from the other body parts. However, they get mixed up in the single ventricle which pump out mixed bloods. Incomplete double circulation, इसको क्या कहेंगे, incomplete डबल सर्कुलेशन। और बर्ड्स और मैमल्स में क्या होगा, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो रिसीव बाय द लेफ्ट आर्टिया से हम रिसीव करेंगे और एंड राइट आर्टिया रिस्पेक्टिवली पासेस ऑन टू इट्स वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड। राइट और लेफ्ट आर्टिया दोनों से हम इसको रिसीव करेंगे और इसको कहाँ भेज देंगे, आर्टिया से वेंट्रिकल्स में। दीज वेंट्रिकल पम्प्स इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप, और ये वेंट्रिकल्स बाहर इससे भेज देगा बिना किसी मिक्सिंग होने से। Two separate circulatory pathway are present in these organisms and this is called, इसमें 2 पाथवे एक साथ काम कर रहे हैं, यानी राइट और लेफ्ट जो आर्टरिया से हम ब्लड पास कर रहे हैं वेंट्रिकल्स में, ये वेंट्रिकल्स क्या कर रहा है, दोनों को मिक्सिंग किए बिना इसे बाहर भेज दे रहा है हमारे हार्ट से। तो इसको 2 सर्कुलेटरी पाथवे में काम कर रहे हैं, इसलिए हम कह देंगे डबल सर्कुलेशन। सो एवरीवन, थैंक यू for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel to get more informative video like this.